नमस्कार प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में है उस भाव के स्वामी को शास्त्र में शुभपति कहा गया है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा यानी मन का अधिष्ठाता, माता, स्नेह, द्रव तत्व, जल संज्ञा, लोकरंजन और भावनात्मक पोषण का कारक है। चंद्रमा को बल मिलता है शुक्ल पक्ष में और बल मिलता है चतुर्थ, पंचम, नवम, दसम भावों में। परंतु सब क्या है? ये बाह्य बल, बाहरी बल है। जब तक आंतरिक बल नहीं होगा तब तक न तो इंसान मजबूत होता है न ग्रह। और आंतरिक बल कहां से मिलता है? तो उसके अधिपति से। किसके अधिपति से? जिस भाव में ग्रह बैठा है। और यह ज्योतिष का गहनतम रहस्य है, यह केवल राहु केतु के लिए नहीं, हर ग्रह के ऊपर लागू होता है। यूं समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में चंद्रमा भले ही उच्च का हो यानी वृषभ में हो, पूर्णिमा का हो, परंतु अगर उच्च का यानी शुक्र कमजोर है, चंद्रमा पूर्णिमा के हैं परंतु जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति पीड़ित है, अस्त है, नीच है, पापक ग्रहों के मध्य है, तो चंद्रमा का संपूर्ण फल खंडित हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा जो अपनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, या कोई भी ग्रह जो अपनी ऊर्जा ग्रहण करता है, वो अपने अधिपति से ग्रहण करता है। उसी प्रकार जैसे प्रजा अपने राजा से और शिशु अपनी मां से। प्रिय दर्शकों, बाकी के जो ग्रह हैं उनके स्वामी को शुभपति नहीं कहा गया। शुभपति केवल चंद्रमा के जिस भाव में हो उसके भावपति को कहा गया है। अब सीधी सी बात है कि चंद्रमा जिस भाव या राशि में होंगे वही हमारी राशि होती है, तो वो राशि ही शुभ राशि हमारे लिए हो जाती है, इसीलिए उसको हम शुभपति कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तो सभी जानते हैं, आप इस विषय को आज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैंने कुछ ऐसी कुंडलियां देखी और आज ही एक ऐसी कुंडली मैंने देखी जहां मुझे लगा कि आपको यह बात अवश्य बताना चाहिए। सबसे पहले जानिए कि आप अपने शुभपति के बल को कैसे आंकेंगे। तो उसके लिए कई सारी कसौटियां बनाई गई हैं, उन कसौटियों पर कसिए। तो प्रथम है स्थान बल। अगर आपका शुभपति, मान लीजिए कि आपकी जो कुंडली है, आपका चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, तो आपका शुभपति कौन हुआ? मंगल। आपका मंगल शुभपति हुआ। मान लीजिए चंद्रमा धनु राशि में बैठे तो आपके शुभपति कौन हुए? गुरु। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में आपके शुभपति स्वराशि उच्च राशि में बैठे हैं तो ये परम बलवान माने जाएंगे। मित्र राशि में बैठे हैं तो ये मध्यम माने जाएंगे, और शत्रु राशि में बैठे हैं तो निर्बल, और नीच राशि में बैठे हैं तो अति निर्बल माने जाएंगे। मित्र शत्रु की गणना नैसर्गिक मित्रता के साथ साथ जो तात्कालिक मैत्री स्थिति होती है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में आपका शुभपति बलवान है और बलवान होने के साथ कुंडली के 1, 4, 7, 10 अथवा त्रिकोण 5, 9 में बैठा है तो आपका शुभपति परम बली माना जाएगा। द्वितीय और एकादश में अगर आपका शुभपति है तो मध्यम, परंतु षष्ठ, अष्टम, द्वादश में बैठा है तो कैसा माना जाएगा? निर्बल या अति निर्बल। तृतीय में बैठा है यानी आपका शुभपति, मान लीजिए आप मेष राशि के हैं और आपका मंगल तीसरे में बैठा, तो यहां मंगल को वैसे तो बल मिलता है, लेकिन मंगल के अलावा कोई ग्रह हो जिसको यहां पर बल बहुत ज्यादा नहीं मिलता, तो उसके लिए दृष्टि बल देखा जाता है कि आपके शुभपति पर किस ग्रह की दृष्टि है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो फिर वो बहुत बली माना जाएगा, बलवान माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, अगर आपका शुभपति कोई शुभ ग्रह है, जैसे शुभपति आपके गुरु हुए, बुध हुए,
शुक्र हुए। सीधी सी बात है, इसका मतलब आपकी राशि क्या हुई? गुरु यानी धनु मीन, शुक्र यानी वृषभ तुला, बुध यानी कन्या मिथुन। और ऐसी स्थिति में ये कुंडली के केंद्र त्रिकोण में बली होकर के स्वराशिस्त उच्च राशिस्त बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका राशिपति बलवान है तो जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। वहीं क्रूर ग्रह है, यानी शनि मंगल राहु, शनि मंगल इत्यादि। तो शनि मंगल सूर्य इत्यादि होने से भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि राशिपति कोई भी ग्रह हो तो राशि खराब मानी जाएगी। राशि तो सब अच्छी है, पर राशिपति बैठे कहां हैं यह देखना बहुत आवश्यक है। अगर आपके राशिपति मान लीजिए 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं, आपके राशिपति 12वें भाव में बैठे हैं, आपकी कुंडली में आप कुंभ राशि के हैं और आपके शनि जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं और 12वें भाव में भी नीच राशि में बैठे हैं, तो सीधी सी बात है आपको पूरी जिंदगी जूझते रहना पड़ेगा। यदि आपका शुभपति यानी आपका राशिपति सूर्य से 10 अंश के भीतर हो तो वो अस्त है, आप जानते हैं, और अस्त ग्रह अपना फल नहीं देता, चाहे वो कितना भी बलवान हो, उच्च राशि में ही क्यों न बैठा हो। अगर आपका शुभपति चेष्टा बली है, वक्री अवस्था में है, तो समझ लीजिए कि आपके शुभपति को आंतरिक बल मिल रहा है, परंतु वक्री है पर साथ साथ अतिचारी भी है, अथवा अतिचारी है। अभी आप लोग देवगुरु बृहस्पति को अतिचारी देख रहे हैं। मिथुन से कर्क, कर्क से मिथुन और फिर कर्क में और फिर मिथुन में आए, कर्क लौटेंगे सिंह में जाकर के फिर कर्क में आएंगे, तो ये अतिचारी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में शुभपति निर्बल हो जाते हैं। इस समय में अगर कोई बालक जन्म ले रहा है धनु राशि अथवा मीन में, तो उसका जो शुभपति है वो कमजोर माना जाएगा। राहु केतु से युक्त हो आपका शुभपति, तब भी उसका फल मलिन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में अगर आपका शुभपति कुंडली के 6ठे भाव में बैठा है तो जातक को उसके मित्रों और रिश्तेदारों से बार बार धोखा मिलता है। चंद्रमा का पोषक यानी आपका शुभपति यदि शत्रु स्थान में जाकर के बैठा है तो आप जिसका पोषण करना चाहेंगे, अर्थात आप जिसके लिए अच्छा करेंगे, आप जिसकी मदद करेंगे, अंततः वो आपका शत्रु बन जाएगा। फिर से नोट करिए, आपकी कुंडली में पहले तो आप अपनी राशि देख लीजिए। ये बहुत सरल सा शुभपति शब्द मैं बोल रहा हूं, इसे उलझ मत जाइएगा, मैं बस इतना ही कह रहा हूं आपकी राशि क्या है। अब आपके राशिपति कौन है? अगर आपका राशिपति पीड़ित है तो आप जब लोगों की मदद करते हैं तो लाख मदद करिए। यूं समझ लीजिए आपका शुक्र उसी समय इस तरह से क्षीण हो जाता है कि आप मदद करेंगे और सामने वाला पीठ पीछे आपकी शत्रुता, आपकी बुराई करेगा, वो आपका शत्रु बन जाएगा। आपका शुभपति अष्टम में बैठा हुआ है, यानी आपका राशिपति अष्टम में बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक जीवन भर अपनी भावनाओं को छिपाए रखता है। उसकी भावनाओं को कोई आमतौर पर पढ़ नहीं पाता, और तो और औरों को छोड़िए, वो आत्मसंदेह से आजीवन जूझता रहता है। आपका राशिपति यदि कुंडली के 12वें में बैठा हुआ है, यानी आपका शुभपति द्वादश में जाकर के बैठा हुआ है, तो सदैव आपको स्नेह से, यानी जो प्रेम मिलना चाहिए उससे, मां से, परिवार से वियोग का सामना करना पड़ता है। जीवन में बार बार आप उठते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, बार बार बिखराव का सामना करना पड़ता है। आपका शुभपति राहु इत्यादि से युक्त हो तो आप सामने वाले के लिए, मान लीजिए कोई परेशान है, आप सामने वाला कोई परेशान है तो उसके लिए आपने सहानुभूति प्रकट की, अपने उद्गार व्यक्त किए, लेकिन सामने वाला इसको कृत्रिम मानेगा, यानी आप सच्चे हैं पर संसार आपको झूठा मानेगा। समझ गए? शुभपति मान लीजिए आपका शनि से युक्त है, तब क्या होगा? तो आप आजीवन भावनात्मक एकाकीपन में जूझेंगे, एकाकीपन आपको बना रहेगा। आपका शुभपति मान लीजिए शुक्र है, आप वृषभ या तुला राशि के हैं और शुक्र शनि से युक्त या दृष्ट हैं, तो आप एकाकीपन में आजीवन जिएंगे। शुभपति केतु से युक्त है, केतु से युक्त है, तो भावना के क्षण में अकारण विरक्ति आएगी। क्या होगा? मान लीजिए कि आपको जहां प्रेम प्रदर्शित करना है वहां आप विरक्ति महसूस करेंगे, और जहां विरक्ति दिखानी है वहां अलग कुछ भावना, यानी एक तरह से देखा जाए तो भावनाओं के एक अलग ही जाल में आप फंस जाएंगे। ये सब पुस्तक की बातें नहीं, आजमा लीजिए। हजारों, मतलब शास्त्रीय सिद्धांत है, आपको आजमा लेना है। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में आपका राशिपति अर्थात शुभपति केंद्र में या स्वराशि का या उच्च का होकर के गुरु से दृष्ट हो जाए, आपका राशिपति मंगल है, आप मेष राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, और मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो जातक भावनात्मक रूप से संपन्न होगा। ऐसे जातक के पास सहायक स्वयं चल करके आएंगे,
माता का अपार प्रेम, पत्नी का स्नेह स्नेह पति का स्नेह, मित्रों की सच्ची निष्ठा मिलेगी। शुभपति त्रिकोण में बैठा है, स्वगृही होकर के बैठा है, गुरु इत्यादि से दृष्ट है, तो जातक भावना के बल पर ही जीवन में बार बार खड़ा होगा। लाख मुसीबत, लाख परेशानियां वो फिर खड़ा हो जाएगा। राजनीति में, साहित्य में, आध्यात्म के फील्ड में वो आसानी से सफलता हासिल करेगा। शुभपति यदि लग्न में हो, आपका जो राशिपति है वो लग्न में है और चंद्रमा सप्तम में, समझ रहे हैं आप, चंद्रमा सप्तम में, यानी कि आप मेष राशि में आपका चंद्रमा बैठा है और इसका स्वामी मंगल लग्न में, उदाहरण मैं सिर्फ दे रहा हूं, लग्न में बैठा है, तो जातक का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होगा वो अपने आप में एक भावनात्मक चुंबक लिए हुए होगा। आजीवन उससे लोग आकर्षित होंगे। हालांकि ये बात मंगल से ज्यादा शुक्र और गुरु पर लागू होगा। यानी आप वृषभ या तुला राशि के हैं, मीन या धनु राशि के हैं और ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन जाए कि चंद्रमा और आपके राशिपति आमने सामने हो जाएं, तो आजीवन लोग आपसे आकर्षित होंगे। शुभपति एकादश में बैठे हैं, शुभपति कैसे हैं तो एकादश में बैठे हैं और ऊपर से स्वगृही हैं या उच्च के हैं, तो जातक को बड़े बड़े संबंध समाज में मिलेंगे। यानी ऐसे लोगों का उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के बीच होगा, समाज में सम्मान मिलेगा और तो और बुढ़ापे में बच्चों से असीम स्नेह मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपका जो शुभपति है वो चंद्रमा से सप्तम में हो, चंद्रमा से सप्तम में हो, तो सीधी सी बात है दृष्टि संबंध हो गया। अब ऐसी स्थिति में शनि भी हो सकते हैं आपके शुभपति, यानी आप मकर या कुंभ राशि के हो सकते हैं और तब शनि आमने सामने हो गए, तो ये तो ऑलरेडी मानसिक अशांति का योग बनाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भले मानसिक अशांति हो, भले मानसिक अशांति हो, लेकिन ऐसे जातक के जीवन में संतुलन अवश्य बना रहेगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी बने, संतुलन होगा। अब ये विषय जो मैं बता रहा हूं, आज ही किसी की कुंडली देख रहा था, किसी एक ऐसे 48 व्यक्ति के वर्ष के व्यक्ति थे, उनकी कुंडली में देख रहा था। उनकी कुंडली निसंदेह बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी उनकी कुंडली थी और सब कुछ है उनके पास, सारा कुछ है, सब कुछ। मैं ये सरकारी नौकरी में है, सब कुछ था उनके पास और है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उनका कहना था घर में मेरी कोई बात नहीं सुनता, घर में भी मैं अकेलेपन में रहता हूं। अब ऐसी स्थिति में मैंने जब उनके चंद्रमा को देखा तो वहीं पर यह चीज साफ साफ दिखाई पड़ी कि जिस राशि में बैठे हैं उसके राशिपति की स्थिति ऐसी बनी हुई है। था क्या कि उनकी राशि कर्क ही है और कर्क राशि में चंद्रमा तो बली होता है, लेकिन वो सूर्य के करीब थे, यानी अमावस्या के करीब। तो ये अस्त स्थिति एक तरह से हो जाती है, अमावस्या की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब शुभपति अस्त हो जाए, चंद्रमा स्वयं शुभपति बनकर के अस्त हो जाए, तो जातक मनोबल से भीतर से सूख जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो ये और भी परिस्थितियों में आप इसको लागू करके देखिए, मुझे तो कभी उदाहरण आ गया दिमाग में, मैंने आपको दे दिया। प्रिय दर्शकों, अगर आपका शुभपति अर्थात आपका राशिपति बलवान है, दो चीजें हैं। एक का जिक्र मैंने बीते दिनों लग्न के रूप में किया था, समुद्र मंथन की कथा जब मैंने आपको समझाई थी, तो लग्नपति और वैसे ही है राशिपति। एक हुआ लग्नपति, एक हुआ राशिपति। अगर कुंडली में ये दोनों बलवान हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि एक भवन को खड़ा करने के लिए 4 पिलर, ये 4 में से 2 इतने मजबूत पिलर हैं कि बाकी के 2 पिलर थोड़े कमजोर भी हों तो ये अकेले अपने बल पर भवन को खड़ा कर लेंगे। उसमें लग्न सबसे बलवान और उतना ही बलवान आपका चंद्र राशि का स्वामी। अब इनको आपको जन्मांक के साथ साथ नौमांस में भी देखना चाहिए। आपके नौमांस में भी अगर आपके राशिपति बलवान स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि सफलता, वैभव, मान, सम्मान सब कुछ आपके पास चल करके आएगा, चल करके आएगा। और अगर मान लीजिए कि आपके राशिपति कमजोर पड़ रहे हैं, तब लग्नपति बलवान है पर राशिपति कमजोर है, तब तो समझ लीजिए आप अपने जीवन से ऐसे ही 50% कम कर दीजिए। 50% सफलता आपकी ऐसे ही कम हो गई। क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में राशिपति के स्वामी को, यानी जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं उसके स्वामी को बलि करिए, उसको बलि करिए। याद रखिए, इसी को शुभपति या राशिपति जिसको हम कहते हैं कहा गया है। यह बलवान है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो जातक जीवन में चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति में जन्मा हो, किसी भी परिवार में जन्मा हो,
कितना भी कमजोर परिवार हो उसका, धीरे धीरे करके वो बली होता है। और शुभपति यदि पीड़ित है तो ऐसा जातक लाख मजबूत स्थिति में हो, धीरे 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 कमजोर हो जाता है। एक और सूत्र समझ लीजिए, अगर आपका राशिपति यानी शुभपति बलवान अवस्था में है तो जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो जीवन में कई ऐसे परिवर्तन आएंगे, भावनात्मक मोड़ आएंगे, जहां आपको सच्चा प्रेम मिलेगा, सच्चे मित्र मिलेंगे, सच्चे लोग मिलेंगे, सच्ची सफलता मिलेगी। और वही आपका राशिपति या शुभपति कमजोर है, निर्बल है, तो उसकी दशा अंतरदशा जब आएगी तो संबंध विच्छेद होंगे, मातृकष्ट होगा, अकेलापन देखने को मिलेगा, मानसिक तनाव चरम पर होगा। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः कहूंगा कि केवल जन्मांक में नहीं, नौमांश में भी नहीं, आपको अपने शुभपति को थोड़ा और मेहनत करके सप्तमांश, नौमांश और द्वादशांश तक जाकर के चेक करना चाहिए। षोडश वर्ग में इस ग्रह को देखना चाहिए। जन्म कुंडली में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनको कम से कम षोडश वर्ग में हर जगह जाकर के एक बार चेक अवश्य कर लेना चाहिए कि उनकी स्थिति कैसी है। अगर वो बली अवस्था में मिल रहे हैं तो याद रखिए, जन्म कुंडली में जितने भी योग लगे हों, ये सबको क्षीण करने में, कमजोर करने में अपने आप में ही सक्षम हैं। आपकी कुंडली के दोषों को ये शांत कर सकते हैं। आशा करता हूं ये सूत्र कोई बहुत नया तो नहीं था। अब मेरे पास मेरे दर्शकों के लिए नया सूत्र होता भी कहां से है, हर दिन कुछ नई जानकारी बस लाता हूं ताकि आपको और ज्योतिष सीखते रहने को मिले, जो नए दर्शक हैं उनको भी मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, और इस विषय को आपने समझ लिया होगा। तो इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।